क्या देखते हैं, जनरल फॉर्म पहले समझ लेते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म भी समझना बहुत ही जरूरी है और इम्पोर्टेंट होता है इस टॉपिक के लिए। अगर हम लोग का जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये हम लोग का जनरल फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, ये लिखा हुआ पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा होता है, जो लीनियर इक्वेशन उसका पेयर होना चाहिए। तो एक इक्वेशन हम लोग का होगा ये इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेकंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब ये हम लोग का जो हो गया ये जनरल फॉर्म हो गया इस चैप्टर के लिए, जो हम लोग लीनियर इक्वेशन जो पढ़ रहे हैं उसका ये जनरल फॉर्म हो गया। अगर हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को देखें, जैसे हम लोग पास लिखा हुआ 2x प्लस 3y माइनस 7 या और प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y इज प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोगों को इसमें a1 का वैल्यू देखना हो तो a1 इज इक्वल टू क्या हो सकता है बताओ, a1 इज इक्वल टू 2 एंड b1 इज इक्वल टू 3 एंड c1 इज इक्वल टू 7। उसके बाद अगर हम लोग देख सकते हैं इसे सेम सेकंड इक्वेशन में a2 इज इक्वल टू 3 एंड b2 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू 6। इस चीज का ध्यान रखना, अगर हम लोग को पहले ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आना चाहिए, हम लोग को पता होना चाहिए कि a1 का वैल्यू कितना है, b1 का वैल्यू कितना है, c1 का वैल्यू कितना है। तभी अगर ये चीज हम लोग को इसमें से फाइंड आउट करने आ जाता है, निकाल सकते हैं, तो हम लोग पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। जैसे अब इसको सॉल्व करने का हम लोग आगे देखेंगे तो इसको सॉल्व करने का 3-4 तरीका होता है, जैसे बहुत सारा मेथड इसमें है। तो उस मेथड से पहले हम लोग देख सकते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि हम लोग का नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसमें 3 कंडीशन बनता है। ठीक है, इसमें एक चीज का और भी ध्यान रखने वाली बात है, ये जो हम लोग का c1 और c2 है इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और ये हम लोग का इक्वेशन में इक्वल टू के इस तरफ है, लेफ्ट साइड, इक्वल टू के लेफ्ट साइड है। तो जब इक्वल टू के राइट साइड इस चीज को भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, अगर इस तरफ प्लस में बदल जाए क्या होगा, माइनस में होगा, ये प्लस में बदल जाकर के माइनस में होगा। अगर ये कांस्टेंट टर्म इक्वेशन के राइट साइड में है तो हम लोग इक्वेशन के लेफ्ट साइड में ला करके वैल्यू को यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग का नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने में गलत ना हो। अगर हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पे 3 कंडीशन बनेगा आप लोगों का। ठीक है, पहला जो कंडीशन होगा वो हम लोग का होगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यूनिक सॉल्यूशन को हम लोग कह सकते हैं वन सॉल्यूशन भी, या हम लोग बोल सकते हैं ओनली वन सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन। अगर ग्राफिकली देखा जाए तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग। क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग भी बोल सकते हैं। अब इसमें कंडीशन क्या होगा हम लोगों का, जैसे हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं कि हाउ टू फाइंड a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 when a1 by a2 does not equal to b1 by b2। जब ये दोनों का हम लोग फ्रैक्शन लेंगे a1 by a2 का और b1 by b2 का, और जब ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं होगा तो इस कंडीशन में कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन कह सकते हैं उसको, वन सॉल्यूशन भी कर सकते हैं और इंटरसेक्टिंग भी कर सकते हैं। अभी हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे एक एग्जांपल ले चुके हैं। अब इस एग्जांपल को इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, जैसे हम लोग ऑलरेडी वैल्यू फाइंड आउट कर सके a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब इसको अगर अप्लाई करते हैं, ये दोनों का फ्रैक्शन लेते हैं a1 by a2 एंड b1 by b2 एंड c1 by c2। अब इस फ्रैक्शन को अगर हम यूज करके देखें, a1 का वैल्यू कितना है 2, a2 का वैल्यू 3, b1 का वैल्यू 3 और b2 का वैल्यू 2। अब सिर्फ हम लोग यही दोनों का फ्रैक्शन देखा जाए तो ये 2/3 है और ये 3/2 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अगर ये पहला ही दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल नहीं है तो तीसरा को चेक करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग का ये वाला कॉन्सेप्ट जो है कंडीशन पे पूरी तरीके से सेट हो रहा है। तो ये अब a1 by a2 does not equal to b1 by b2, then we call it unique solution। also called only one solution और intersecting होगा इसका ग्राफ बनाएंगे तो। क्लियर है सभी को समझ में? अब इसका जो दूसरा कंडीशन हम लोग है वो दूसरा कंडीशन देखते हैं हम लोग। क्लियर?
हम लोग फर्स्ट कंडीशन देख लिए। सेकंड कंडीशन जो हम लोग का होगा वो हम लोग देखेंगे नो सॉल्यूशन वाला। कौन सा कंडीशन है? नो सॉल्यूशन। अभी तो इससे पहले हम लोग देखा तो वो यूनिक सॉल्यूशन था, ओनली वन सॉल्यूशन। तो उसका जो हम लोग ग्राफ बनाया था उसका ग्राफ किस टाइप का बना था? इंटरसेक्टिंग। तो अब यहाँ पे नो सॉल्यूशन है। इंटरसेक्टिंग करने का मतलब क्या होता है? जैसे इंटरसेक्टिंग मतलब वन टाइम दोनों लाइन आपस में कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए वन सॉल्यूशन आएगा। अब यहाँ पे नो सॉल्यूशन, इसका मतलब है कि दो लाइन आपस में टच ही नहीं करेगा। अब जो लाइन आपस में टच ना करे तो उसको कैसा लाइन बनता है? पैरेलल बनता है ऑब्वियसली। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पैरेलल बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या होता है ना, जैसे हम लोग को पता है कि a1 by a2, जब a1 by a2 का फ्रैक्शन लेते हैं और b1 by b2 का फ्रैक्शन लेंगे और c1 by c2 का फ्रैक्शन लेंगे तो ये a1 by a2 एंड b1 by b2 आपस में क्या होगा? सेम हो जाएगा, लेकिन c1 by c2 आपस में सेम नहीं होगा। मतलब ये दोनों का फ्रैक्शन आपस में इक्वल होगा, ये दोनों से डिफर होगा। तो जब ये कंडीशन हम लोग का बनेगा तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? कि नो सॉल्यूशन है। अब इसके लिए हम लोग एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 लेते हैं। अब इसमें हम लोग कंडीशन लेते हैं 6x प्लस 12y प्लस 6 इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि 4 7 3 21 ये भी ले लिया हम लोग इस टाइप से। अब ये हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट एंड इट इज इक्वेशन सेकंड। अब हम लोग इसका a1 by a2 का फ्रैक्शन सारे को लेकर के देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट पे बैठता है या कोई अदर कॉन्सेप्ट पे बैठता है, कंडीशन पे बैठता है। तो इसमें a1 by a2 d1 by d2 एंड c1 by c2। अब a1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2 और a2 का वैल्यू 6, ठीक है। और b1 का वैल्यू 4 और b2 का वैल्यू 12, c1 का वैल्यू 7 एंड c2 का वैल्यू -21। ये सैंपल का ध्यान रखना है, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। जब इस चीज को हम लोग और भी इसको हम लोग रिड्यूस करते हैं या फिर इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं तो ये कटेगा 1 3 2 3 6 4 3 12 एंड 7 3 21। जब इसका हम लोग सिंपल फॉर्म लिखते हैं तो ये क्या आता है? 1 by 3। ये क्या आया? 1 by 3 और ये क्या आया? 1 by -3, है ना। Then a1 by a2 and b1 by b2 are same. a1 by a2 and b1 by b2 are same, but c1 by c2 are not matched with a1 by a2 and b1 by b2. Then we can say it is parallel or no solution, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं these equations having no solution. We can say that. हो गया। Now third condition is, अब हम लोग जैसे अगर फ्रैक्शन निकालते हैं a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, these all the three fractions are equal to each other, है ना। When we call it many solution, ये कितना सॉल्यूशन वाला हो जाएगा? many solution। अब जब many solution, अभी हम लोग इससे पहले दो कंडीशन और देख चुके हैं। एक हम लोग देखें इंटरसेक्टिंग लाइन, उसमें वन टाइम दो लाइन आपस में कट कर रहा तो वन सॉल्यूशन। अभी फिर देखना हम लोग नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मींस दो लाइन जो था वो आपस में एक बार भी कट नहीं कर रहा था तो इसे नो सॉल्यूशन बना। अब यहाँ पे मेनी सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है? एक दो लाइन होगा मेनी टाइम टच करेगा दूसरे को। जब मेनी टाइम टच करेगा तो ओवरलैपिंग करेगा आपस में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेनी सॉल्यूशन। क्लियर? तो जो मेनी सॉल्यूशन का होगा वो ग्राफ कैसा होगा? एक लाइन है इसी के ऊपर दूसरा लाइन पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? मेनी सॉल्यूशन। अब मेनी सॉल्यूशन का हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं 2x प्लस 4y माइनस 7। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं 4x प्लस 8y माइनस 14। ये इक्वेशन फर्स्ट एंड इट इज इक्वेशन सेकंड। अब हम लोग चेक कर सकते हैं या चेक कर लेते हैं कि ये जो हम लोग का दो इक्वेशन दिया हुआ है, ये दो इक्वेशन में हम लोगों का ये कौन सा सॉल्यूशन या कौन सा कंडीशन पे सेट हो रहा है। फर्स्ट कंडीशन हम लोगों का था यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड था हम लोगों का नो सॉल्यूशन एंड थर्ड हम लोगों का मेनी सॉल्यूशन। तो इस चीज को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग a1 का वैल्यू अगर देखते हैं तो क्या आएगा?
2, B1 का वैल्यू क्या आ रहा है 4, C1 का वैल्यू क्या आ रहा है -7। फिर हम लोग देखते हैं A2 का वैल्यू क्या है 4, B2 का वैल्यू 8 एंड C2 का वैल्यू -14। अब हम लोग इसका फ्रैक्शनल फॉर्म देख लेते हैं। जैसे A1 by A2 करेंगे तो क्या आएगा 2/4, B1 by B2 करने पे 4/8 एंड C1 by C2 करने पे -7/14। जब इसका हम लोग सिंपल फॉर्म देते हैं, रिड्यूस करते हैं तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, माइनस से माइनस में रिड्यूस हो गया। तो ये है हम लोग का 1/2, 1/2, 1/2। तो ये हम लोग को देखने में भी लग रहा है कि तीनों जो आपस में क्या है इक्वल है। अब ये थर्ड कंडीशन जो था हम लोगों का A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, these all three fraction are equal to each other like this, है ना। तो हम लोग क्या इसको क्या कर सकते हैं, ये कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये हम लोग नंबर ऑफ सॉल्यूशन तीनों का देख लिया, तीन कंडीशन इसमें बनकर तीनों कंडीशन देखा। फर्स्ट हम लोग देखा वन सॉल्यूशन, सेकंड देखा हम लोग नो सॉल्यूशन एंड थर्ड देखा मेनी सॉल्यूशन। जब इसको हम लोग ग्राफ में फॉर्म करेंगे तो फर्स्ट जो था हम लोग का वन सॉल्यूशन, उसका ग्राफ क्या बनेगा इंटरसेक्टिंग बनेगा। सेकंड था हम लोग का नो सॉल्यूशन, उसका ग्राफ क्या बनेगा पैरेलल बनेगा। एंड द थर्ड इज मेनी सॉल्यूशन, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं इनकंसिस्टेंट ग्राफ बनेगा। क्या बोल सकते हैं इनकंसिस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन सॉल्यूशन बनेगा, क्लियर है। अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस उसके सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जैसे अभी हम लोग ये तीन कंडीशन जो देखा, वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन, इस पे आप लोगों का कुछ क्वेश्चंस भी होता है। जैसे हम लोग क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जैसे लेते हैं 2x + 3y - 5 = 0। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट गिवन है। एंड सेकंड इक्वेशन है kx - 6y - 8 = 0। इट इज सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि देखो यहाँ पे A1 का वैल्यू 2 है, B1 का वैल्यू 3 एंड C1 का वैल्यू -5 एंड A2 का वैल्यू k है। अब ये जो k है यही k का वैल्यू निकालने बोल रहा है आपको। ये k का वैल्यू क्या करना है निकालना, लेकिन इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि इसके पास इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। ये आपको दिया हुआ। अभी हम लोग इससे पहले क्या कर रहे थे, कंडीशन को पता कर रहे थे कि कौन सा कंडीशन है, यूनिक है कि नो है कि मेनी सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे आप क्या है कि आपको ऑलरेडी गिवन है कि ये सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, यूनिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। अब यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन है, लेकिन यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है, उसका वैल्यू आपको पता करना है। अब हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी जानते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है, जिसका कंडीशन क्या बनता है, क्या फ्रैक्शन बनेगा A1 by A2 is does not equal to B1 by B2। ये कंडीशन हम लोगों का। अब ये कंडीशन को यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे सिंपली। अब ये कंडीशन को अप्लाई करते हैं, देखो A1 का वैल्यू क्या है हम लोगों का 2, A2 का वैल्यू क्या है k, does not equal to B1 का वैल्यू क्या है 3 एंड B2 का वैल्यू क्या है -6। ये वैल्यू को पुट कर दिया। अब यहाँ पर आप लोग क्लियर हो गए हो कि यहाँ पे k का वैल्यू हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब when k multiply by 3 is equal to 3k and does not equal to when we multiply 6 by 2, तो 6 का 2 12 and minus ये हो गया। तो k does not equal to -12 by 3 और 3 से कटे -4। तो k का does not वैल्यू क्या है हम लोग का इक्वल टू -4। तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या है हम लोग का -4। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि -4 के अलावा कुछ भी याद रख सकते हैं हम लोग, 4 ये नहीं रखा है यहाँ पे। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम लोग लेते हैं 2x + 3y = 7। It is equation number first and second equation is k - 1x plus k plus 2y is equal to 3k and it is equation number 2 second। अब यहाँ पे क्या है ना, आपको यहाँ पे भी क्या करना है, k का वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। लेकिन यहाँ पे आपको एक कंडीशन दिया हुआ है जो गिवन हम लोग के पास है, वो क्या है गिवन हम लोगों का, गिवन इट हैज
इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब हम लोग बहुत बेहतर तरीके से पहले पढ़ चुके हैं ना कुछ मिनट पहले कि हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन का जो हम लोग कंडीशन है वो कौन सा कंडीशन होता है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं है ना, we know that these all the three fraction are same to each other when we call infinite solution। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि how we can find the value of a1 a2 b1 b2 and c1 c2। देन हम लोग पुट करते हैं वैल्यू को, ठीक है। a1 का वैल्यू क्या हम लोग का 2, a2 का वैल्यू क्या है k minus 1। जो a1 और a2 होता है वो सिर्फ कोएफिशिएंट होता है किसका, x का और y का। x का कोएफिशिएंट को हम लोग a बोल रहे हैं और y के कोएफिशिएंट को b बोल रहे हैं। बाकी जो c हम लोग का वो कांस्टेंट टर्म है पूरा कंप्लीटली, उसमें कोई कोएफिशिएंट नहीं है। अब इक्वल टू b1 by b2 करते हैं तो b1 का वैल्यू 3 एंड b2 का वैल्यू k plus 2 इज इक्वल टू c1 by c2। तो c1 कंप्लीट 7 और c2 भी कंप्लीटली 3 है। अब ये जो तीन फ्रैक्शन है आपस में तीनों क्या सेम है। अब कहने का मतलब ये होता है जैसे हम लोग बोल सकते हैं a बराबर b बराबर c। तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारा कंडीशन बन सकते हैं, जैसे कि a को हम लोग b के बराबर मान सकते हैं, ठीक है। b को हम लोग a के बराबर मान सकते हैं, a को हम लोग c के बराबर मान सकते हैं, c को a के बराबर मान सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है b को c के बराबर मान सकते हैं, c को b के बराबर मान सकते हैं। ये सारा कंडीशन हम लोग किसी को किसी के साथ में ले सकते हैं, ठीक है। ये सब आपस में क्या होगा, इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग का तीन कंडीशन बन रहा है। ये तीनों कंडीशन को हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब जैसे हम लोग क्या है किसी भी दो को लेंगे तो एक हम लोग का इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन के थ्रू हम लोग k का वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे हम लोगों को लग रहा है कि ये ले लेते हैं, ये दोनों इक्वल करते हैं ये दोनों को, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं 3 by k plus 2 is equal to 7 by 3k। जब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दोनों फ्रैक्शन इक्वल है आपस में, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या बनेगा 3 3 जा 9k is equal to 7 को मल्टीप्लाई करेंगे k से भी और 2 से भी, तो 7 multiplied by k is equal to 7k and 7 multiplied by 2 14। अब हम लोग को ऑलरेडी जानते हो कि ये सब इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग कांस्टेंट टर्म को एक तरफ करते हैं और वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ करते हैं। तो ये 9k 7 के उस तरफ से इधर आएगा तो -7k is equal to 14। when we subtract 7k from 9k is equal to 2k is equal to 14 when the value of k is equal to 14 by 2 7 the 14। तो हम लोग k का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। The value of k is 7।